Hello, welcome. My name is Narendra and our topic is the NCERT numericals. We are solving the NCERT numerical problems. Okay. Now the next question is that is a series LCR circuit. एक series LCR circuit आपके पास given है with resistance 20 ohm. जो इसका आपके पास इंडक्टेंस गिवन है 1.5. दिस इज नॉट द लेंथ, कभी लेंथ कर दे. LCR में लेंथ क्या, L क्या होता है, इंडक्टेंस. 1.5 हेनरी एंड कैपेसिटेंस 35 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. अब वो फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल कर रहा है, मतलब चेंज करता जा रहा है, ऑफ 200 वोल्ट एसी सप्लाई, जिसके अंदर वोल्टेज जो आपके पास प्रोवाइडेड की है दैट इज 200 वोल्ट. क्लियर है? When the frequency of the supply equal to the natural frequency, but now this line means that we have given the resonant frequency. अपने पास क्या दी गई है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्यों? क्योंकि रेजोनेंस कहता क्या है कि आपके पास जब कोई फ्रीक्वेंसी चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सर्किट है, उसके अंदर कोई एसी के ऑसिलेशन चल रहा है, बट उसके अलावा मैं क्या करूं, कोई एनर्जी डाल के उसमें खुद से उसका ड्राइवन फोर्स उसको निकाल दूं, उसकी ड्राइवन एनर्जी दे दूं, जिसकी वजह से अब वो एनर्जी अगर आपस में बराबर आ जाती है, दैट केस इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड दैट इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया, व्हाट इज द एवरेज पावर. सो फर्स्टली व्हाट वी हैव गिवन दैट रेजिस्टेंस आपके पास गिवन कर दिया, दैट इज 20 ओम. कितना प्रोड्यूस कर दिया, 20 ओम. नाउ द इंडक्टेंस L इज इक्वल टू, वो कितना आपके पास दिया है, 1.5 हेनरी. 1.5 हेनरी गिवन है. एंड द कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, दैट इज 35 माइक्रोफैराड. माइक्रो का मतलब क्या लिख सकता हूं, माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 फैराड. क्लियर है, समझ आया भाई. इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. अब वो फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी है वोल्टेज, जिसके अंदर वोल्टेज डेवलप किया गया है, दैट इज 200 वोल्ट. अगर वेरिएबल नहीं होती तो वो फिक्स फ्रीक्वेंसी देता, जो कि इंडिया में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज. व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अब निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज पावर. अब पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इंटू में I पढ़ा है, या दूसरे टर्म में V की बजाय मैं E लिख सकता हूं तो E इंटू I लिख सकता हूं भाई, कोई इशू नहीं है. बट यहां पे EMF नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी वोल्टेज गिवन है, तो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट VI. अब देखो, बट I नहीं है यहां पे. अब करंट, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलो. अब I नहीं है तो I निकालना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई R होता है या नहीं होता है. यहाँ पे वोल्टेज है हमारे पास, बट रेजिस्टेंस अकेला ये लेके नहीं चलना है भाई, अकेला ये नहीं लेके चलना. क्यों? क्योंकि हमारे पास LCR सर्किट है. नाउ वी हैव रिक्वायर्ड द टर्म ऑफ इम्पीडेंस. हमने एक टर्म पढ़ी थी इम्पीडेंस, जो कि क्या बताया था, वहां से इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, याद है? ये क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं. इंपेडेंस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जब LCR सर्किट के लिए किया था, तब वहां पे आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई थी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर उसका रेजिस्टेंस निकालता हूं, जिसको इंपेडेंस बोला गया था, वो इंपेडेंस क्या था, इंपेडेंस आपको याद हो तो रेजिस्टेंस ही तो है, तो ये हो जाएगा E नोट बाई I नोट. याद है या नहीं है? क्लियर है सभी को. बट यहाँ पे इंपीडेंस Z इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला निकल के आया था. क्या निकल के आया था? वो फॉर्मूला था R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस में XC सारे का होल स्क्वायर का अंडर द रूट. याद है या नहीं है भाई इंपीडेंस का फॉर्मूला? क्लियर है सभी को. नाउ Z इज इक्वल टू, मेरे को यहां से रेजिस्टेंस निकालना है, देन R स्क्वायर मैं लिख सकता हूं इसको. बट वन मोर थिंग इज दैट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू. अब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है. दैट मीन्स क्या कह रहा है, यहां से कंडीशन दे दी कि XL जो है वो किसके बराबर कर दिया, XC के. अगर ये कंडीशन प्रोवाइड, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अब यहां से XL का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका मतलब
ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये क्या होते हैं ओमेगा एल और 1/ओमेगा c होता है या नहीं होता। इसको लिख सकता हूं ओमेगा c इज इक्वल टू 1/ओमेगा c। बट ये दोनों वैल्यू तो आपस में क्या कह रहा है, अगर दोनों बराबर कर दी जाए तो दोनों इक्वेशन बराबर, दैट मीन्स यहां से दोनों बराबर, इट मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई 0। ये वैल्यू 0 आने का मतलब है z इज इक्वल टू सिर्फ आपके पास बचा r स्क्वेयर का अंडर द रूट, बिकॉज ये वैल्यू तो क्या हो गई 0 जैसे ये बराबर हुआ। देन z इज इक्वल टू क्या आया, z इज इक्वल टू सिर्फ आपके पास क्या आ गया r, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं r रख सकता हूं। देन करंट इज इक्वल टू निकालने का था वोल्टेज अपॉन में इंपिडेंस Z निकालना था। देन I इज इक्वल टू बन जाएगा, वोल्टेज आपके पास कितनी है 200 वोल्ट दे रखा है, अपॉन में Z की जगह क्या रख सकता हूं R रख सकता हूं, बट R की वैल्यू कितनी है 20, तो R की वैल्यू है 20, ये मैंने 20 रखा, ये 10 पे कट गया एग्जैक्टली। तो करंट जो आपके पास बन के आया वो कितना हो गया, दैट इज 10 एम्पियर आ गया करंट। हमें तो क्या निकालना था, वी हैव टू कैलकुलेट द पावर, तो पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज है 200 इंटू में करंट है आपके पास 10, देन मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आया, वेरी सिंपल 2000 वाट आया, समझ नहीं आया। दूसरे टर्म में क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2 किलोवाट, दैट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नोट इट डाउन, ऑल क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए रेडियो कैन ट्यून, एक रेडियो बजना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स गाना स्टार्ट हो गया, ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है ऑफ मेगावाट बैंड, जो कि दी गई है आपके पास 800 किलो हर्ट्ज टू 1200 किलो हर्ट्ज। दैट मीन्स अब मैंने क्या किया, रेडियो पे एक ट्यून सेट कर लिया, दैट मीन्स जहां पे गाना आ रहा हो, ठीक है, कोई भी गाना, पुष्पा मूवी का गाना होगा, किसी भी मूवी का, जो कितने रेंज पे आ रहा है 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ही ऑब्टेन कर रहा है, उसके बाद फिर वो चेंज हो जाएगा। इफ एलसी सर्किट है, अगर वो एलसी सर्किट है, इंडक्टेंस 200 माइक्रो हेनरी, अगर उसका इंडक्टेंस दे रखा है जो कि 200 माइक्रो हेनरी है, देन व्हाट विल बी द रेंज ऑफ ए कैपेसिटर, तो वहां पे उस सारे सर्किट के लिए कितना कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट हमें होगी। चलो ठीक है, दैट मीन्स मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि 800 किलो हर्ट्ज से 12, मतलब ना इससे नीचे ना इससे ऊपर, तो लोअर ट्यूनिंग हमारी कितनी होगी, तो मैं यहां से लिख रहा हूं लोअर ट्यूनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर ट्यूनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई आपके पास, दैट इज 800 किलो हर्ट्ज। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं 800 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 हर्ट्ज, लिख सकता हूं ना। ये तो होगी लोअर। हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट है आपके पास, दैट इज मैं कहूं हाईएस्ट ट्यूनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट ट्यूनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 1200 किलो हर्ट्ज, ये आपके पास 1200 किलो हर्ट्ज, समझ आया। तो इसको लिख सकता हूं कैसे, दैट इज 1200 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 हर्ट्ज, लिख सकता हूं ना, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव गिवन द इंडक्टेंस, एल आपके पास प्रोवाइड कर दिया, कितना है 200 माइक्रो हेनरी, 200 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 हेनरी, ठीक है। देन व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ ए कैपेसिटर, अब उस कैपेसिटर की रेंज निकालनी है हमें, ठीक है। चलो अब लोअर फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है, एल है आपके पास, अब मेरे को कैपेसिटर चाहिए। अब याद हो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की टर्म में एक वैल्यू निकल के आई थी आपके पास, क्या कि दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, आया था नहीं आया था, क्लियर है सभी को। अब मेरे को यहां से C निकालना है, तो C
पहले स्क्वायर कर लूं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। नाउ से कैपेसिटेंस निकालना है कि व्हाट इज द कैपेसिटर, तो देन C इज इक्वल टू आपके पास क्या बना भाई, आपके पास बन गया 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू C। बट हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा होता है 2π/T और फ्रीक्वेंसी के साथ में हो गया न्यू। और अगर पहले के लिए यूज करूंगा तो न्यू 1 जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी है 800 इंटू 10⁻³ और हाइयर फ्रीक्वेंसी है 1200 इंटू 10⁻³। देन आपके पास C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 1 इसका स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर करूंगा तो ये बन गया 4 इंटू में 3.14 जिसको मैं लिख सकता हूं पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 800 इंटू में, या फिर सारे का स्क्वायर कर लेंगे एक साथ, दैट इज 2π इंटू में न्यू है 800 इंटू 10⁻³ सारे का होल स्क्वायर इंटू में आपके पास जो C, अब यहां पे C नहीं है सॉरी भैया L है आपके पास, क्या बचेगा L बचेगा क्योंकि C निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा L, ठीक है, इंटू में L आपके पास दे रखा है 200 इंटू में 10⁻⁻⁶। अब इसको सोल्व करते हैं, एक बार सोल्व करते हैं बाय थ्रू द कैलकुलेटर। देन ये आपके पास आया 2π मतलब 4π का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू में 800 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का हो गया 6 हो गया डायरेक्टली, तो ये आपके पास बन गया दैट इज इंटू में 200 इंटू 10⁻⁻⁶ सोल्व किया तो ये आपके पास आ गया, और C इज इक्वल टू इसको डिवाइड करना है 1 में, तो ये आपके पास एग्जैक्ट जो आंसर आया दैट एग्जैक्ट आंसर इज 1.9809 इंटू में ऊपर जाके 10⁻⁻ का हो गया 10 आपके पास। समझ आया भी सबको, ठीक है। और ये आपके पास आ गया कैपेसिटर है तो किस में, फैराड में, ठीक है। अब इसको लिख कैसे सकता हूं, इसको लिखने का तरीका इतना भी छोड़ सकते हैं, बट C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 198 पॉइंट, अगर यहाँ पे इसको अप्रोक्स 1 लिख दिया जाए इंटू में 10⁻⁻12 हो जाएगा, क्योंकि 2 डेसिमल इधर से कर रहा हूं तो 10⁻⁻12 और 12 को लिखता हूं किससे, पिको फैराड। आप इस तरीके से भी इसको आंसर को लिख सकते हैं। समझ आया सभी को, क्लियर है। इसी के साथ इसका दूसरा कैपेसिटर निकालना था, ये तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है C1 जो लोअर ट्यूनिंग का है, अब C2 भी निकाल सकता हूं सिमिलरली। C2 आपके पास क्या बनेगा 1 में सारा 4 या फिर 2π इंटू में हायर फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 1200 किलो हर्ट्ज है, तो 1200 गुणा में 10⁻³ और सारे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटू में L आपके पास दे रखा है 200 इंटू में 10⁻⁻⁶। जब इसको सोल्व करता हूं तो जो आपके पास कैपेसिटर आएगा थ्रू द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर वी हैव सोल्व इट, देन इट्स वैल्यू इज 4π का स्क्वायर 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू में 144 इंटू में 10⁻⁻, ये हो गया, और मल्टीप्लाई में करना है 200, देन 1 सारा करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर इज 88.4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना, दैट इज 88 यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 0.8804 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है। तो अब इसको सोल्व करके लिख सकता हूं किस तरीके से, दैट C2 इज इक्वल टू 88.04 लगा के, और 2 डेसिमल उधर से कर रहा हूं तो उधर जाके 10⁻⁻12, इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं C2 इज इक्वल टू 88.04 पिको फैराड, क्योंकि पिको होता है 10⁻⁻12। ऑल क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है भाई, समझ आया, ओके।